Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in the microbiology series. This is the lecture number 13, and this is part 4 of the unit number 5. In the previous lecture, we have discussed about the hypersensitivity, general introduction of hypersensitivity, what is hypersensitivity, and specifically, we have discussed hypersensitivity type 1 in the unit number 12, in the lecture number 12. Uh, in part 3 of the unit number 5, and you can consult the biology learning zone for the type 1 hypersensitivity. We have discussed a detail of the type 1 hypersensitivity. In this lecture, we will look at the type 2 hypersensitivity, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी और इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि इन चारों टाइप्स में डिफरेंस क्या है, उनका सेल की लेवल पे क्या डिफरेंस है, एलर्जन की बेस पे क्या डिफरेंस है. तो द होल स्टोरी विल बी डिस्कस और समराइज इन द लास्ट स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी को हम साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं. इसको हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस भी कहते हैं. इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी. तो टाइप 2 में एंटीबॉडी तो इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एंटीबॉडी इन्वॉल्व होने के बाद साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको हम साइटोटॉक्सिक इम्यून रिएक्शन भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं. टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस. These are essential components of type 2 hypersensitivity. एक तो इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं, दूसरा साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस हो रहे हैं. अब एंटीबॉडीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी? IgG एंड IgM एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व, नॉट IgE आर इन्वॉल्व. IgE आर इन्वॉल्व इन द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, जबकि जो आपके पास टाइप 2 है उसमें IgG और IgM इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखें कि IgG और IgM आर इन्वॉल्व इन द टाइप 2, जबकि IgE एंटीबॉडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. ठीक है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कौन से इन्वॉल्व होती हैं? IgE, जिसमें जाकर मास्ट सेल के साथ, बेसोफिल सेल के साथ जाकर बाइंड करती हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन करती हैं. ठीक है, तो IgE इन्वॉल्व इन द टाइप 1, जबकि IgG एंड IgM इन्वॉल्व इन द टाइप 2 और टाइप 3 में भी यही इन्वॉल्व होती हैं. IgM और IgG immunoglobulins react with the cell surface antigen to activate the complement system and produce direct damage of the cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है और इसमें डायरेक्ट डैमेज होता है. ठीक है, डायरेक्ट डैमेज होता है जाकर किसी भी टिश्यू का, किसी भी जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया का, चूंकि इसमें इन्वॉल्व एंटीबॉडीज हो रही हैं. ठीक है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद जाकर डैमेज हो रहा है, इनके इन्वॉल्वमेंट के बाद जाकर कोई रिएक्शन हो रहा है, इनके इन्वॉल्वमेंट के बाद कंप्लीमेंट इन जो है ना वो एक्टिवेट होती हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद जाकर डैमेज होगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज द hypersensitivity reaction and it is a immunological reaction. और टाइप 2 hypersensitivity में साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा. जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इसमें मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनेगा और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जाकर बाइंड करेगा. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड असल में जब भी एंटीबॉडीज बनती हैं तो एंटीबॉडीज जो अपनी न्यूट्रलाइजेशन है ये बहुत कम होती है इनकी तरफ से. ठीक है, तो इसका एक मेजर मैकेनिज्म होता है एक कंप्लीमेंट एक्टिवेशन. तो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन जो है ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. और कंप्लीमेंट क्या होती है? कंप्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली कंपोज ऑफ 20 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीरम प्रोटीन्स फॉर्मिंग मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स. अब मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कम्प्लेक्स बनाएगा जो जाकर मेम्ब्रेन को जाकर डैमेज करे. जब मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो सेलुलर कंटेंट सारे रिलीज आउट हो जाएंगे. दिस मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिस्ट्रॉइंग. तो जब मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनेगा तो इससे आपका सेल डिस्ट्रॉय होगा. कंपोनेंट ऑफ द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनता है वो बनता है, और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स के कंपोनेंट में भी होते हैं C5, C6, C7, C8 और C9 भी इसमें होता है. ठीक है, तो ये सीरम प्रोटीन्स होती हैं, ये एक्टिवेशन होती है इन द कैस्केड की फॉर्मेशन में, और ये मुख्तलिफ एक दूसरे को एक्टिवेट करने के बाद आखिर में इनका एक ये पूरा कम्प्लेक्स बन जाता है. वो कम्प्लेक्स जाकर इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बोलते हैं इसको. जाकर मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा, अटैक करने के उसमें पोर्स बन जाएंगे और
और सेल कंटेंट्स रिलीज आउट हो जाएगा और सेल कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंप्लीमेंट प्रोटीन C5, 6, 7, 8, 9 इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल। तो असल में ये होस्ट सेल को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। The transfusion reaction and hemolytic diseases of newborn are example of hypersensitivity। इसकी कुछ और रिएक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हमें दी हुई है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन कंपेटिबिलिटी जिसमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, अगर ए को आप बी लगा दें तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ये जो रिएक्शन होगा ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी बोलते हैं, जिसमें RH जो है ना वो फैक्टर्स मदर का और जो है न्यूबॉर्न का डिफरेंट होता है, तो उसमें फिर दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की बेस्ट एग्जांपल है। तो बोथ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एग्जांपल ऑफ द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी जो मैकेनिज्म है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के मैकेनिज्म को हम 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि असल में जो टारगेट सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं, टारगेट सेल डिप्लीशन और टारगेट सेल डिस्ट्रॉय विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। एक मैकेनिज्म तो ये है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटो इम्यून न्यूट्रोपेनिया, एबियो ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये जो है ये रिएक्शन तो सारे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हैं, ये सारे टाइप 2 की एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये विदाउट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होते हैं। ठीक है, अब आपके जो आरबीसी सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है किसी एरिया पे, तो उसमें आरबीसी की अमाउंट कम हो जाती है, एनीमिया कहलाएगा, या आपके थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, अगर न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो गया तो न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा। इसी तरह आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो मार्कर्स हैं वो डिफरेंट हैं दोनों सेल के दरमियान, तो उनके दरमियान जो रिएक्शन होगा उसको एबियो ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो इसमें आपके फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और इसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC स्टैंड फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी वाला रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, टारगेट सेल डिप्लीशन विद इन्फ्लेमेशन, तो इसमें बाज़ वक़्त इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है तो टाइप 2 की एग्जांपल है, तो एंटीबॉडीज ही इन्वॉल्व होंगी। कौन सी एंटीबॉडीज? IgG और IgM एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। तो गुड पास्चर सिंड्रोम इज द बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आपके किडनी पे जो है ना, किडनी के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उनकी जाकर टारगेटिंग किलिंग करनी होती है, तो इसको बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम या एक्यूट रिमेटिक फीवर। एक्यूट रिमेटिक फीवर ये भी एक स्पेशल किस्म का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझे इसको, कि जिसमें आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के थ्रू साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। और तीसरा होता है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन में इसकी एग्जांपल्स है ग्रेव्स डिजीज की है या फिर मिस्थीनिया ग्रेविस की है। ठीक है, अब ग्रेविस डिजीज क्या होता है और मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ग्रेविस डिजीज ये होता है कि आपके थायराइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और ओवर सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज हो जाती है, सॉरी थायराइड ग्लैंड की हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म होता है। मिस्थीनिया ग्रेविस जो है ये भी एक टाइप का आपके पास रिएक्शंस होते हैं। दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो जब भी हमारे पास कोई भी ड्रग आती है, तो ड्रग एक्चुअली इनको हम हेप्टिन कहते हैं, तो हेप्टिन वो एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली इम्यून रिस्पांस ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इज नॉर्मली नॉन इम्यूनोजेनिक, लेकिन जब इसके साथ कोई और केमिकल अटैच हो जाएगा तो फिर वो इम्यूनोजेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर
जब कोई भी ड्रग आकर अटैच हो जाएगी तो ड्रग बाइंड द प्लेटलेट्स फॉर्मिंग हेप्टिन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स। अब ये हेप्टिन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स बन गया कि हेप्टिन की सरफेस के ऊपर आकर, सॉरी, प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर आकर हेप्टिन अटैच हो गई है, मीन ड्रग अटैच हो गई है। तो कॉम्प्लेक्स इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेप्टिन। अब ये जो है अब कंप्लीट एंटीजन बन गई है। ये हेप्टिन पहले इनकम्प्लीट एंटीजन था, तो जब ये हेप्टिन, जब ये ड्रग प्लेटलेट के साथ बाइंड किया उसके सरफेस पे, तो हेप्टिन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये अब कंप्लीट एंटीजन बन गई। तो इसके अगेंस्ट आपकी जो है ना एंटीबॉडीज जो है ना वो प्रोड्यूस होंगी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी बाय द प्लाज्मा सेल ऑफ द बी सेल्स। तो इस ये एंटीबॉडी जाकर क्या करेंगी, इसकी जो हेप्टिन है उसके जाकर जाकर अटैच करेंगी, ठीक है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएंगी। इसी तरह ये कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर लेंगी। तो एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड कंप्लीमेंट कॉजेज द प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। अब इस तरह ये प्लेटलेट की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि हम ये आखिर में भी डिस्कस करेंगे। तो एंटीजन जहाँ पे फिक्स होती हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, फ्री होती हैं, ठीक है। तो एंटीजन जबकि टाइप 1 के केस में जो एंटीजन थी वो फ्री थी और एंटीबॉडी फिक्स थी। अब जहाँ पे एंटीजन फिक्स और एंटीबॉडीज फ्री हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या हुआ, हेपेटिन ने आकर प्लेटलेट से अटैच किया और उसके साथ उसके बाद क्या हुआ, वो कंप्लीट एंटीजन बन गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी और वो एंटीबॉडी जब आकर अटैच हुई और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो डिस्ट्रक्शन होगी प्लेटलेट्स की और सारे कंपोनेंट्स रिलीज आउट हो गए। तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द टाइप ऑफ सेंसिटिविटी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जिसमें हमने ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी है। अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। इंट्रासेल्युलर वास्कुलर हेमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल की जो हेमोलिसिस है रेड ब्लड सेल्स की, जिसको हमने ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का नाम दिया, तो उस टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसकी एग्जांपल है। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक डिजीज जो है ना इसकी एग्जांपल है। वाइट ब्लड सेल लाइसिस में ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, इसके अलावा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा आईटीपी, नेफ्रोटॉक्सिक नेफ्राइटिस जिसको हमने गुडपासन सिंड्रोम का नाम दिया। पेनिसिलिन एलर्जीज आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो पेनिसिलिन एलर्जी मेनली हम उसको टाइप 1 में भी कंसीडर करते हैं, उसको टाइप 2 में भी कंसीडर करते हैं, डिपेंड करता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्रेव्स डिजीज को हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस किया था, जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एंटीबॉडीज एक्टिवेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स। तो ये एंटीबॉडी जाकर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो ये ग्रेव्स डिजीज कहलाती है। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ये भी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है। इसमें एंटीबॉडीज बाइंड टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेंगी एंटीबॉडीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, दैट डिस्टर्ब द रिसेप्टर फंक्शन एंड काजिंग द मसल वीकनेस। इससे मसल वीकनेस हो जाएगी। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को जरा समझते हैं कि इट्स अ सीवियर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इट्स आल्सो कॉल्ड द हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, HDNB, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द newborn. Most commonly develop when the Rh positive fetus expresses an Rh antigens on its blood that एंड आरएच मदर डज नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसमें असल में जो मदर होती है वो आरएच नेगेटिव होती है और जो फीटस होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। तो इसमें चूंकि डिफरेंस होता है तो इस डिफरेंस की बेस पे जो दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहलाता है, क्योंकि इसमें आपका एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द न्यू बॉर्न जो है ना वो अफेक्ट होते हैं। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। असल में जो मैकेनिज्म होता है डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस विदाउट द रोहगेम। अब यहाँ पे रोहगेम वो एक ड्रग है जो इसकी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर तो रोहगेम दिया हुआ है तो इसमें जो आपकी बी सेल की एक्टिवेशन होती है और मेमोरी सेल की प्रिवेशन होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है, रोहगेम के बाद। तो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती और ये रिएक्शन नहीं होता, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को आप स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रोहगेम। अच्छा, असल में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आर सीज विद द आरएच एंटीजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीटस है ये आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो मादर है वो आरएच नेगेटिव है। मादर क्या है, वो आरएच नेगेटिव है। मैटरनल जो सर्कुलेशन होती है दैट इज ड्यू टू द प्लेसेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दरमियान के दौरान
वो सेफ होता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज अ सेफ, क्योंकि जो ब्लड है वो ट्रांसफर नहीं होता। RH पॉजिटिव और मदर के ब्लड के दरमियान में कोई क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि दरमियान में प्लेसेंटा है, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन डिलीवरी के दौरान ड्यूरिंग द पार्चुरेशन स्टेज द ब्लड ऑफ द फीटस कैन बी ट्रांसफर टू द मदर ड्यूरिंग ब्लीडिंग, ड्यूरिंग मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, या फिर जब आप इसको अम्बिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो उस दौरान भी ब्लड ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द फीटस टू द मदर। अब यहाँ पे मदर के पास जब RH पॉजिटिव एंटीजन्स आ जाएंगे या RBC आ जाएगा, तो RH स्पेसिफिक B सेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, और इससे NTRH IgM बन जाएंगी। ठीक है, अब NTRH IgM प्रोड्यूस हो जाएंगी। तब फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जब ब्लड ट्रांसफर होगा मदर में ड्यूरिंग द अम्बिकल कॉर्ड कटिंग या ड्यूरिंग द डिलीवरी या पार्चुरेशन, अब ये मेमोरी सेल बन गए हैं। अब ये मेमोरी सेल बनने के बाद अगर सेकंड जो gestation पीरियड है सेकंड प्रेगनेंसी में, चूंकि मेमोरी सेल तो डेवलप हुए हैं, अगर ये फीटस RH पॉजिटिव होगा तो ये एंटीबॉडीज जो क्रॉस होती हैं, और ये IgM एंटीबॉडीज हमेशा क्रॉस होती हैं, सॉरी IgG क्रॉस होती है, IgM क्रॉस नहीं होती, वेरी रियली सॉरी। तो IgG क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, तो ये IgG जब क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को, तो देन इट विल टारगेट द न्यूबॉर्न, और इससे आपका जो फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी। तो IgG anti-RH antibodies crosses placenta and attacks fetal RBCs causing the erythropoiesis vitalis। तो ये कब होगा? ये सेकंड प्रेगनेंसी में होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज सेफ बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द ब्लड। लेकिन जब सेकंड में IgG एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद, ये एंटीबॉडीज कौन सी हैं? ये NTRH एंटीबॉडीज हैं। फीटस तक जब ये पहुंच जाएंगी तो फीटस की डेथ हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करती हैं? रो गेम से। रो गेम क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा बी सेल एक्टिवेशन को, मेमोरी सेल फॉर्मेशन को। तो RH एंटीबॉडीज नहीं बनेगी और IgG नहीं बनेगी, तो इससे फिर वो सेफ रहेगा। तो इस अगर ये हो गया तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहलाता है। दिस टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। तो फर्स्ट सेफ रहती है, सेकंड सेफ नहीं होगी बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज ऑफ these antibodies। A blood group mismatch is also very good example of type 2 hypersensitivity, that's called cytotoxic hypersensitivity. If individuals transfuse with the blood of the same group possessing the same antigen on the surface of the cell, their immune system will not recognize them as foreign and will not reject them। अगर दोनों सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो उसको नॉन सेल्फ नहीं लेगा, उसके अगेंस्ट कोई रिजेक्शन नहीं होगी। However, they are given different blood types, their immune system will generate antibodies to foreign antigen and destroy the transfused cell। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, आने वाला ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। वो आपकी जो बॉडी है वो सेल्फ उसको नॉन सेल्फ लेगी, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने के बाद उनकी एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करके ब्लड जो ट्रांसफ्यूज सेल उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। The two blood types, the donor and the recipients are incompatible। जब दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर ये रिएक्शन होगा, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 hypersensitivity। Now we are going to discuss the type 3 hypersensitivity reaction। Type 3 hypersensitivity reaction is also called immune complex reaction, क्योंकि इसमें immune complexes इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दो एंटीजन एंटीबॉडीज का आपस में कम्प्लेक्स बनता है, उसको बाद में जो है ना वो डैमेज होती है, तो इसको हम बोलते हैं इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों फ्री होती हैं, ये बात जहन में रखना कि बोथ आर द फ्री। तो उनके बाद कम्प्लेक्स बनेगा, और उस कम्प्लेक्स के अगेंस्ट फिर इम्यून रिस्पांस शो होगा, जिससे डैमेज होगा। तो इसीलिए टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी को हम इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इम्यून रिएक्शन, इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, जिसको हम इम्यून कम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड इन द ऑर्गन्स। जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन गए, तो ये हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे मुख्तलिफ सर्फेसेस में जाकर डिपॉजिट होंगे। क्योंकि जब इनका लेवल कम होता है तो इनको रिमूव करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है।
लेकिन जब ये इम्यून कम्प्लेक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनहांस कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इनको फिर रिमूव करना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई इम्यून फंक्शन ट्रिगर होता है इनके अगेंस्ट, तो फिर उनको उनके जब इम्यून जो सिस्टम ट्रिगर होता है, मजीद इम्यून सिस्टम जो है ना वो ट्रिगर करता है, तो उससे फिर डैमेज होता है। तो दैट विल रिजल्ट इन द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो आईजीजी यूजुअली इन्वॉल्व होती है, लेकिन सम टाइम आईजीएम भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आईजीई टाइप 1 में इन्वॉल्व होगी, आईजीजी और आईजीएम टाइप 2 और टाइप 3 में इन्वॉल्व होती हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स विल अकर, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है टिश्यूज और ऑर्गन्स की। फॉर एग्जांपल रिपीटेड एक्सपोजर टू एनिमल सीरम एंटी टेटनिक, अगर हम इसको रिपीटेड इसका एक्सपोजर करें तो इससे क्या हो जाएगा, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी होगी। वेजल वॉल्स, थ्रोम्बोसिस और इस्चेमिक नेक्रोसिस, ये इसका रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो 2 से 8 घंटों में इसका जो है ना वो टाइम पीरियड होता है, 2 से 8 आवर्स तक ये इसका मैनिफेस्टेशन टाइम होता है। एग्जाम्पल्स अगर टाइप 3 की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपके जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है नेफ्रॉन के, उसकी डैमेज होती है। हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, इसके अलावा रिमोटाइड अर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होती है, ये भी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में आती है। और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एसएलई, इसमें आपके अपने ही डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। तो ये जो है ना कम्प्लेक्स बन के इसको फिर बाद में डिस्ट्रॉय किया जाता है, और दैट विल रिजल्ट इन द hypersensitivity. So these are the different examples of the type 3 hypersensitivity. तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में एक्चुअली क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो इम्यून कम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, जाकर टिश्यू के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उनको रिमूव जब किए जाते हैं तो उससे फिर नुकसान पहुंचते हैं। तो एग्जांपल्स क्या हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, रिमोटाइड अर्थराइटिस है, और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, इसको हम एसएलई कहते हैं। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी असल में होती कब है, इसकी असल कंडीशन क्या है। तो चूंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो इसमें जब एंटीबॉडी का नंबर कम होता है, लिटिल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंड एक्सेस ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट, जब एंटीजन की मिकदार ज़्यादा होगी और एंटीबॉडी की मिकदार कम होगी, तो ये जो कंडीशन है ये टाइप 3 की तरफ मूव करेगी। तो मेनली जो चूंकि इसमें एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं, और मेनली जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन इन एंटीबॉडीज फॉर्म कम्प्लेक्सेस इन द ब्लड, चूंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान क्या बन जाते हैं, कम्प्लेक्स बन जाते हैं। इफ नॉट एलिमिनेटेड कैन डिपॉजिट इन द कैपिलरीज और जॉइंट्स एंड ट्रिगर इन्फ्लेमेशन। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये क्योंकि इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, अब अगर इसको बॉडी से एलिमिनेट नहीं किया गया तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और ये हमारे टिश्यू में इनको एलिमिनेट करना चाहिए। अगर एलिमिनेट नहीं हुए तो फिर ये हमारे टिश्यूज़ में जाकर, हमारे ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इनकी डिपोजिशन के बाद फिर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन काज होती है। तो इससे क्या होगा, अल्ट्रेशन इन द ब्लड फ्लो में तब्दीली आएगी, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, उनका फंक्शन जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय करेंगे आपके अपने ही सेल्स को, जो कि फिर आपको नुकसान पहुंचेंगे, और यही टाइप 3 का असल बेस है। Type 3 reactions are responsible for vasculitis seen in the certain autoimmune diseases such as SLE, systemic lupus erythematosus, or the kidney damage seen in the acute glomerulonephritis। क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजल्स होती हैं आपकी, ठीक है, वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं उनकी डैमेज होती है, तो इसमें SLE बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और glomerulonephritis इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। Serum sickness, type 3 hypersensitivity reaction appearing as a complication of antitoxins or antivenom administration, a syndrome consisting of rash, lymphadenopathy और arthralgia, इसमें muscles पेन आता है, and neurological disorders that appear 7 or more days after the injection of horse anti-serum tetanus। अच्छा, सीरम सिकनेस क्या होता है, जब हम बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देते हैं जिसमें एंटीटॉक्सिन की मिसाल है, या टेटनस के अगेंस्ट जब एंटीटॉक्सिन देंगे,
तो वो जब सीरम जब अप्लाई करेंगे, तो चूँकि जब ये हमारी बॉडी में जाएँगी तो इनके अगेंस्ट ये बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में जाने के बाद हालाँकि इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो ये अगर बॉडी में एंटीजन मौजूद है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जाकर टिश्यू में डिपॉज़िट हो जाएँगे और टिश्यू में डिपॉज़िट होने के बाद इनके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा और चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से आया, दैट्स व्हाई रिजल्ट इन द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जिसको हम आर्थस रिएक्शन कहते हैं। आर्थस रिएक्शन की एग्जांपल क्या है? हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आपके स्ट्रेप्टोकोकस का जो इन्फेक्शन ये एक क्रोनिक कंडीशन में जाता है तो फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन अख्तियार करता है जो टाइप 3 की हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है। ऑटोइम्यून डिजीज रिमोटाइड अर्थराइटिस, ये आपके रिमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है कि इसमें आपके अपने ही एंटीबॉडीज आपके अपने ही जॉइंट सेल्स को किल करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स डैमेज होते हैं, जॉइंट्स को जो है ना उसको नुकसान पहुंचता है। तो हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, आर्थस रिएक्शन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज रिमोटाइड अर्थराइटिस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। इसके अलावा हमने सीरम सिकनेस की बात की है जो टेटनस के अगेंस्ट हम जो है ना वो सीरम प्रोवाइड करते हैं या एंटीसीरा प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जाकर हमारे पास जो है ना वो एक टाइप 3 की एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पर सामने आती है। Have a look at the diagrammatic representation of the type 3 hypersensitivity। तो इसमें देखें कि हमारे पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपके ब्लड वेजल्स की, ठीक है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सारी, ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाकर क्या हुआ कि इम्यून कम्प्लेक्सेस जो हैं, इम्यून कम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स। अब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बने जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन हुआ तो दे फॉर्म द इम्यून कम्प्लेक्सेस। अब presence of immune complexes activates complement and attract inflammatory cells such as neutrophils। तो जो ही जहाँ पे immune complexes आएंगे तो जितने भी inflammatory cells हैं, neutrophil cells हैं, इसके अलावा macrophages हैं या complement system सारे एक्टिवेट होंगे। तो इनकी जब माइग्रेशन हो जाएगी एट द डिपॉजिटेड साइट्स तो फिर क्या होगा? एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स कॉज डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे आपका जो एंडोथेलियल सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी डैमेज होगी तो इट इज ड्यू टू द इम्यून कम्प्लेक्स। तो इम्यून कम्प्लेक्स क्या हुए? जाकर डिपॉजिट किए हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। जो ही वो डिपॉजिट करते हैं तो वहां से सिग्नल जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, आपके दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जाकर क्या करते हैं? इस जगह को क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को, एंडोथेलियल सेल्स को। तो ये क्लियर करने की बजाय वहां पे क्या होता है? फिर उसको डैमेज काज हो जाता है। तो असल में ये इम्यून कम्प्लेक्स को रिमूव करने के ही जो ना चक्कर में आपको नुकसान पहुंचता है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टाइप 3 hypersensitivity। तो टाइप 3 hypersensitivity reaction occurs in response to the immune complexes। तो in type 3 hypersensitivity reaction immune complexes are formed। immune complexes जाकर आपकी बेस मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच करेंगे, फिर आपके इम्यून कम्प्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे, उसमें कंप्लीमेंट सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट होंगे जो इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, जो उसको डैमेज जो है ना वो किल करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। दैट विल रिजल्ट इन द डैमेज। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के हमारे पास दो नाम है, एक इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी और दूसरा इसको हम बोलते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। क्योंकि इसमें डायरेक्ट सेलुलर किलिंग होती है, इसमें डायरेक्ट आपके सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सेलुलर किलिंग की वजह से इसको हम सेलुलर हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। और इसमें डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी क्योंकि इसका टाइम एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाज़ों का 2 से 3 दिन और सम टाइम 48 और सॉरी 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक भी ये टाइम पीरियड जाता है। तो इसको हम
डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में नो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज इन द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज्ड delayed type delayed type हेल्पर सेल्स विच रिलीज द वेरियस साइटोकाइंस। तो इसमें भी दो मैकेनिज्म जो ना वो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में सेंसिटाइजेशन होगी और सेकंड स्टेप में फिर इफेक्शन जो ना अफेक्ट काज होगा। जनरली अकर्स 2 to 3 days आफ्टर द टी डिलेड टाइप हेल्पर सेल्स इंटैक्ट विद द एंटीजन। तो जब भी आपका जो है ना टी सेल एंटीजन के साथ ट्रिगर किए तो उसके बाद फिर 2 से 3 दिन के बाद आपको फिर ये रिएक्शन होता है। टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द बोथ टी हेल्पर सेल, CD4 टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो CD4 सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे और साथ CD8 सेल भी इन्वॉल्व होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि एंटीजन एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस है, ठीक है। तो अगर तो वो एक्सोजीनियस है तो इसके अगेंस्ट CD4 आएगा, ये टी हेल्पर 1 सेल को और टी हेल्पर 17 सेल को एक्टिवेट करेंगे और उससे फिर इंटरल्यूकिन सिक्रीट होंगे, साइटोकाइन सिक्रीट होंगे, जिससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट होंगे। और CD8 सेल्स जाकर जो है ना ये जब CD8 सेल इन्वॉल्व होंगे तो ये डायरेक्ट किलिंग करेंगे उसकी इंट्रासेलुलर एंटीजन्स की। तो बोथ CD4 cells, T helper cell CD4 and cytotoxic cell CD8 cells are involved in the type 4 hypersensitivity। तो इसमें मेनली T helper 1 सेल, T helper 17 सेल और CD8 सेल इन्वॉल्व होते हैं। कुछ मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रोफेज आर आल्सो इन्वॉल्व लिखा हुआ है, यस। तो मैक्रोफेजेस आर आल्सो इन्वॉल्व इन द type 4 hypersensitivity। dendritic cells are involved with present epidermal cell of the skin। तो ये dendritic cell actually involved in the antigen presenting cells। तो these are the cells which are involved in the type 4 hypersensitivity। तो type 4 hypersensitivity में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें CD4 सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें CD8 सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डेंड्राइटिक सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मशीनरी यूज इन द टाइप 4 hypersensitivity। If we look at the basic features or characteristics feature of the type 4 hypersensitivity, तो type 4 hypersensitivity में there is no role of the neutrophils, neutrophils का कोई रोल नहीं है, और no role of the antibodies, antibodies का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। No antibodies involved in the type 4 hypersensitivity। Mast cells are involved in type 4 hypersensitivity reaction, but this involvement of mast cell is very limited। mast cell किसी हद तक very limited content तक जो है ना यह शामिल हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं टाइप 4 hypersensitivity में। इन टाइप 1 mast cells are suddenly destabilized। टाइप 1 में वो डिस्टेबलाइज होते हैं, उससे जो है ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं। लेकिन इस केस में जो टाइप 4 है, इन दिस केस टाइप 4 की बात हो रही है, mast cells not suddenly destabilized। mast cell सडनली डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, ये ब्रेक नहीं होंगे, इनकी रप्चर नहीं होगी। दे रिलीज केमिकल सब्सटेंसेस विच रिक्रूट अदर सेल्स। तो यहाँ पे मास्ट सेल क्या करते हैं, यहाँ पे मास्ट सेल्स ऐसे केमिकल सिक्रीट करेंगे जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ रिक्रूट करेंगे, उनको वहाँ पे मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्रूटमेंट आर द मूवमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर डन बाय द मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स कुछ हद तक टाइप 4 में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ किस हद तक कि वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहां तक लेके आएंगे जो इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। एंटीजेंस विच एंटर द स्किन रीच टू द एपिडर्मिस। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं कि असल में जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जब भी एंटीजन आया बाहर से, इसके डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बाहर से एंटीजन आया, तो जब एंटीजन जब आया तो आपकी स्किन में एंटर होने के बाद स्किन एपिडर्मिस के नीचे आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मिलते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में लैंगरहैंस सेल्स भी है, डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है। तो इसमें डेंड्राइटिक सेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आपके लैंगरहैंस सेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस एंटीजन को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये इसको एक्टिवेट, इसको जो है ना वो प्रेजेंट कर देंगे। अगर तो ये CD4 सेल MHC क्लास 2 के साथ इसको इसने बाइंड किया तो ये इसको
पहुंचा देगा किसको, इसको टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है। और टी हेल्पर सेल्स फिर कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 1 में या टी हेल्पर 17 सेल्स में, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये लैंगरहैंस सेल है या डेंड्राइटिक सेल है तो ये प्रोसेस एक्टिवेट होगा। अगर ये इधर से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एमएचसी क्लास 2 के साथ, सॉरी एमएचसी क्लास 1 के साथ बाइंड करके टी हेल्पर सेल को जो ना वो रिस्पांस करेगा, उसको अपने एंटीजन को देगा और फिर टी हेल्पर 1 में और टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के इंटरल्यूकिन सिक्रीट होंगे और फिर वो इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। अगर तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एमएचसी क्लास 1 के साथ इसको प्रेजेंट किया तो फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ये प्रेजेंट करेगा और साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट इसकी परफोरिन और ग्रेन्जाइम से करके इसकी किलिंग कर देगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। एंटीजन विच एंटर द स्किन रीच द एपिडर्मिस, अपनी एपिडर्मिस तक पहुंचेगा। इट बिकम अटैच विद द कैरियर प्रोटीन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंड दिस एंटीजन इज कॉल्ड हेप्टिन। क्योंकि ये जो एंटीजन बाहर से आया इस वक्त ये नॉन इम्यूनोजेनिक है। ये क्या है? नॉन इम्यूनोजेनिक है। ये इस वक्त हेप्टिन कहलाता है। तो इसको आपकी जब एपिडर्मिस में इंटर होगा, एपिडर्मिस तक पहुंचेगा, तो इसके साथ ये हेप्टोन नहीं है, ये हेप्टीन है, ठीक है। ये लफ्ज क्या है? हेप्टीन है। तो हेप्टीन वो केमिकल होता है जो डायरेक्टली इम्यूनोजेनिक नहीं होता, इम्यून रिस्पांस ट्रिगर नहीं कर सकता। This heptene combined with the carrier protein साथ बाइंड करेगा in the epidermis of the skin. Now this combination is called the complete antigen. तो ये हेप्टीन इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी, इसमें कोई और प्रोटीन ऐड हो जाएगी, तो फिर जिससे ये कंप्लीट एंटीजन बनेगा। तो कंप्लीट एंटीजन कब बनेगा? कि जब इसके साथ कोई और एंटीजन, कोई और प्रोटीन अटैच होगी। रिकॉग्निशन एंड प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? अब एपीसीज इन्वॉल्व होंगे। After entering the heptene, information of complete antigen recognized and processed by the antigen presenting cell. These may be macrophages. These may be the dendritic cell present in the epidermis. तो ये antigen presenting cell क्या हो सकते हैं? ये आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल हो सकते हैं, या ये लैंगरहैंस सेल हो सकते हैं। These are the perfectal एपिसीज। बात क्लियर है। माइग्रेशन ऑफ एपीसीज टू द लिम्फ नोड्स, ये फिर एपीसीज क्या करेंगे? लिम्फ नोड को माइग्रेट करेंगे वेयर दे प्रेजेंट द कंप्लीट एंटीजन इनटू द टी लिम्फोसाइट्स। फिर वो टी लिम्फोसाइट्स को अपनी एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। तो पूरी समरी आपको मैंने इस डायग्राम में डिस्कस कर दी है कि जब भी बाहर से एंटीजन आया वो हेप्टिन कहलाएगा। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको प्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स द टी लिम्फोसाइट्स। अब वो टी हेल्पर 1 की तरफ, सॉरी साइटोटॉक्सिक टी सेल की तरफ करते हैं, या MHC2 के साथ बाइंड करके हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। Cytokines, these are the chemical which actually involved in the signaling pathway. आपके ये समझें कि these are the communicators in the immune response. Immune reactions में cytokine का काम communication करना होता है। तो cytokine release which stimulate the proliferation of the T lymphocytes and activate macrophages. तो जो ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट कर देंगे टी लिम्फोसाइट्स को, तो उनसे साइटोकाइन रिलीज होंगे और वो साइटोकाइंस फिर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। These T cell activate macrophages, फिर आपके मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? दे माइग्रेट टुवर्ड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की तरफ मूव करेंगे एंड रिलीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जिनसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे। एज रिजल्ट दे डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि असल में यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे टी सेल्स डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें चूंकि टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट इज डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। और ये मैक्रोफेजेस जाकर डायरेक्ट किलिंग करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में उस एंटीजन्स को। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेलुलर हाइपरसेंसिटिविटी, इसको हम सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है। तो इसके फेजेस दो होते हैं। देयर आर टू फेज, वन इज कॉल्ड द सेंसिटाइजेशन फेज, सेकंड इज कॉल्ड द इफेक्टर फेज। तो सेंसिटाइजेशन फेज क्या होता है? इट अकर्स 1 to 2 वीक्स आफ्टर प्राइमरी कांटेक्ट विद एंटीजन। तो जो तभी तो इसको हम डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। जब भी एंटीजन आया तो 1 से 2 हफ्तों में आपको क्या करेगा? आपको ये सेंसिटाइजेशन होगी। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फेज? इस फेज में असल में होता क्या है? The T helper cells are activated and colonially expanded by antigen presented together with the MHC class 2 on the appropriate APC such as macrophages, dendritic cell, dendritic epidermal cell.
ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगे, उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी। कब होगी? जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एमएससी क्लास 2 के साथ एंटीजन को बाइंड करके टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। जनरली CD4 cells of the T helper 1 subtypes are activated during sensitization and designated as T delayed type hypersensitivity cells। तो इसमें जनरली हम कौन से सेल को एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं? तो हम ट्रिगर करते हैं जनरली CD4 सेल्स को, उसमें भी CD T हेल्पर 1 सेल्स जाकर वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। ये सेंसिटाइजेशन फेज है, ये आपका एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन एपीसी स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये आपका आने वाला पैथोजन है, एंटीजन है, कोई भी जो है ना केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी हाइपरसेंसिटिविटी। अब इसको आपने एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड करके CD4 सेल को आपने क्या कर दिया, ये एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड करके ये CD4 सेल को प्रेजेंट हो गया, ये CD4 टी हेल्पर सेल है। अब ये CD4 टी हेल्पर सेल इस वक्त ये सेंसिटाइज हो चुका है कि इसको कहते हैं अब टी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिव सेल, ये एक्टिव है। अब नेक्स्ट टाइम अगर वही एंटीजन वही दोबारा आएगा तो दे विल डायरेक्टली किल। ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसमें लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रेजेंटेशन सेल। तो ये जब इन्वॉल्व होंगे तो ये टी हेल्पर 1 सेल जनरली और CD8 सेल ओकेजनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली टी हेल्पर 1 सेल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लेकिन ओकेजनली बाज औकात CD8 सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में। ये जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि इसमें टी हेल्पर 1 भी इन्वॉल्व होते हैं और CD8 सेल भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जनरली टी हेल्पर 1 सेल इन्वॉल्व होंगे और ओकेजनली CD8 सेल इन्वॉल्व होंगे। अब सेकंड फेज क्या आएगा? इफेक्टर सेल आएगा। ठीक है। अब इफेक्टर फेज आएगा। इफेक्टर फेज में क्या होता है कि ये हमारे पास सेंसिटाइज डिलेड टाइप टी हेल्पर सेल्स है, टी DTH है, इसको टी सेल तो है लेकिन डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी सेल है। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सिक्रीट करेगा। इसमें टिमोनिकोसिस फैक्टर्स बीटा है, ये आपका रेस्टिंग मैक्रोफेज है, ये इंटरफेरॉन गैमा सिक्रीट करेगा। तो जो ही ये इफेक्टिव फेज आएगा तो ये डायरेक्ट इसको मैसेज देगा कि नाउ यू हैव टू एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट होने के बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के और केमिकल सिक्रीट करके इसको जो है ना क्या करेगा, किल करेगा किसी वो स्पेसिफिक पैथोजन को। तो ये इफेक्टिव फेज में जो टी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिव टी डिलेड टाइप हेल्पर सेल है वो रेस्टिंग मैक्रोफेज को एक्टिवेट करके उसको ट्रिगर करेगा कि नाउ यू हैव टू परफॉर्म योर फंक्शन। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये जो टी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है ये इफेक्टिव फेज में इंटरफेरॉन गैमा सिक्रीट करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा सिक्रीट करेगा, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करेगा, इंटरल्यूकिन 3 सिक्रीट करेगा और ये ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स कॉलोनी स्टोमेटल फैक्टर सिक्रीट करेगा। ये इंटरल्यूकिन 8 सिक्रीट करेगा, MCAF और MIF सिक्रीट करेगा। ठीक है। अब MCAF और MIF से क्या बनता है ये नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा। इफेक्ट्स ऑफ द मैक्रोफेज एक्टिवेशन। अब जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तो फिर क्या होगा? क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल इनहांस हो जाएंगे, ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर जो रिसेप्टर्स इनकी एनहांसमेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन रेडिकल इन ज्यादा हो जाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि मैक्रोफेजेस का किलिंग एक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस पूरी स्लाइड में हमने ये देखा कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में पहले स्टेप में सेंसिटाइजेशन होती है। क्या होती है? सेंसिटाइजेशन, जिसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, CD जो आपका टी डिलेड टाइप जो आपका सेल है उसको वो सेंसिटाइज करेगा। ठीक है। अब सेंसिटाइजेशन के बाद जब सेकंड फेज होता है, इफेक्टिव फेज होता है, वही सेंसिटाइज जो टी हेल्पर सेल है वो क्या करेगा, वो आपके रेस्टिंग मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा, जिसमें मुख्तलिफ कंडीशन जो हमने डिस्कस की हैं कि MHC क्लास 2 की इंक्रीजमेंट होना, TNF का इंक्रीजमेंट होना, ऑक्सीजन रेडिकल का इंक्रीज होना, नाइट्रिक ऑक्साइड का एनहांसमेंट होना। ठीक है। अब इफेक्टिव फेज जो हमने पहले डिस्कस किया उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए हमने पहले सेंसिटाइज फेज डिस्कस किया।
उसकी रीडिंग की। अब उस इफेक्टर फेज को देख लेते हैं, जो उस डायग्राम तो हमने देख ली दोनों की। कहते हैं कि इफेक्टर फेज अकर्स अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द एंटीजन। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फेज? इस फेज में क्या होता है, मतलब अगर वही एंटीजन दोबारा आया, क्योंकि इस एंटीजन के अगेंस्ट पहले से सेल सेंसिटाइज है, तो अब इफेक्टर फेज में क्या होगा? जो टी डिलेट टाइप हेल्पर सेल्स हैं सिक्रीट अ वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस व्हिच रिक्रूट एंड एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। ये आपके मैक्रोफेजेस को रिक्रूट भी करेंगे और एक्टिवेट भी करेंगे। मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन प्रोमोट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी, इससे आपकी फेगोसिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ लेक्टिक एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे एंड मोर इफेक्टिव किलिंग, जिससे किलिंग एक्शन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आर आल्सो मोर इफेक्टिव। जो आपके एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं ये मोर इफेक्टिव हो जाएंगे इन प्रेजेंटिंग एंटीजन फंक्शन एज अ प्राइमरी इफेक्टर सेल। ये इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, मोर इफेक्टिव हो जाएंगे इन प्रेजेंटिंग एंटीजन एंड फंक्शन एज अ प्राइमरी इफेक्टर सेल, और ये प्राइमरी इफेक्टर सेल के तौर पर बहुत अब रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी बात हमने डिस्कस की थी सेंसिटाइज केस में, कि जिसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करेगा एंटीजन्स को, टी सेल्स को CD4 सेल के साथ, चूंकि ये बाइंड है तो ये CD4 सेल के साथ बाइंड करने के बाद ये जो सेल है, अब ये मैसेज जाएगा टी हेल्प जो ना टी डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिव सेल, ये सेंसिटाइज सेल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें ज़्यादातर टी हेल्पर 1 सेल इन्वॉल्व होते हैं और बाजू का CD8 सेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस हैं और लैंगरहैंस सेल हैं। ये जो फेज है ये इफेक्टर फेज है। इफेक्टर फेज में आपके जो सेंसिटाइज टी डिलेट टाइप की सेल्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे। वो साइटोकाइंस कौन से हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और ये सिक्रीट होने के बाद आपका जो रेस्टिंग मैक्रोफेजेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और रेस्टिंग मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी जो किलिंग इफेक्ट है, उसका डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट है, उसका फेगोसिटिक इफेक्ट है, उसका जो आपका एंजाइमेटिक इफेक्ट है वो, और एंटीजन प्रेजेंटिंग इफेक्ट है, वो सारे एनहांस हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था MCF से क्या बनते हैं, तो MCF स्टैंड फॉर मोनोसाइट कीमोटैक्टिक एंड एक्टिवेटिंग फैक्टर, मोनोसाइट कीमोटैक्टिक एक्टिवेटिंग फैक्टर, और MIF से बनेगा मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिटरी फैक्टर, मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो ये सारे साइटोकाइन रिलीज होंगे जिससे फिर आपके एक्टिवेटर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे आपको डैमेज काज होगा। तो ये सारे दो फेज हैं, सेंसिटाइज फेज और द इफेक्टर फेज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया उसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि हाइपरसेंसिटिविटी 4 को हमने जैसे डिस्कस किया कि इसको हम सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी एक बात, इसी को हम इसमें चूंकि हेल्पर टी सेल भी इन्वॉल्व होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आपके सरफेस की, मतलब ये आपका एपिडर्मल लेयर है, ये आपका बाहर से आने वाला एंटीजन हेप्टेन है, इसको आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने रिसीव कर लिया। पहले इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, चूंकि ये हेप्टेन होता है, इसके साथ कोई आपका प्रोटीन मिल गया तो ये कंप्लीट एंटीजन बन गया। ठीक है, इसको एपीसीज ने प्रेजेंट कर दिया आपके टी सेल्स को। नेव टी सेल, यहाँ पे एक नया लफ्ज है, नेव टी सेल्स वो होता है जिसने अभी तक कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ किसी भी एंटीजन के साथ, उसको हम नेव टी सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एपीसी है इसने एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड करके, एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड करके इसने प्रेजेंट किया एंटीजन को CD4 सेल के साथ। चूंकि जब एमएससी क्लास 2 होगा तो यहाँ पे CD4 सेल या टी हेल्पर सेल को जाकर ये प्रेजेंट कर देगा। टी हेल्पर सेल के साथ जब ये प्रेजेंट करेगा, अब यहाँ पे देखेंगे एंटीजन एमएससी क्लास 2 के साथ बाइंड है, और ये किसको जाकर प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ टी हेल्पर सेल को। अब टी हेल्प सेल, ये जो टी हेल्पर सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक टी हेल्पर 1 सेल में या टी हेल्पर 2 सेल में। ठीक है, सो टी हेल्पर 17, 2 नहीं 17। अब ये डिपेंड करता है कि साइटोकाइन कौन से आएंगे। अगर तो ये इंटरफेरोन गैमा या इंटरफेरोन गैमा या इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस होंगे, तो ये आपका जो CD4 सेल्स था ये टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आपका टी हेल्पर 1 सेल था, टी हेल्पर सेल था। अगर तो ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 या इंटरल्यूकिन 13 हुए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर सेल 17 में।
ठीक है। ये टी हेल्पर 17, इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 22 और मुख्तलिफ किस्म के कीमो टेक्टर फैक्टर्स रिलीज करेगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रिक्रूटमेंट होगी सेल्स की और इन्फ्लेमेशन होगी। तो दिस प्रोसेस इज, ये जो टी हेल्पर 17 वाला सारा प्रोसेस है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन के लिए इन्वॉल्व होता है, ये बाहर से आने वाले एंटीजन के लिए। जबकि ये वाला प्रोसेस जो टी हेल्पर 1 सेल है, ये आपके जो इंटरल्यूकिन 12 या इंटरफेरोन गामा के बाद हुआ, ये फिर मजीद इंटरल्यूकिन गामा सक्रिय करेगा, फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लेमेशन काज होगी। तो दिस इज फॉर द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि आपके जो एपीसीज होते हैं, एपीसीज प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टुवर्ड्स द स्पेसिफिक एमएचसी क्लास 2 के साथ बाइंड करके टी हेल्पर सेल को, टी हेल्पर सेल टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होंगे। टी हेल्पर 1 अपने साइटोकाइन रिलीज करेगा, टी हेल्पर 17 अपने साइटोकाइन रिलीज करेगा। दोनों का काम क्या डैमेज है। टी हेल्पर 17 होगा तो वो क्या होगा, उससे आपका जो है ना इंट्रासेलुलर पैथोजेंस किल होंगे, और टी हेल्पर 1 17 से इंटरसेलुलर और टी हेल्पर 1 से एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलिन रिएक्शन जो है ना, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को हम अक्सर इसका लेते होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ hypersensitivity। तो इट विल कॉज द इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन इज द हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ द स्किन और टिश्यू। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जॉइंट सेल फॉर्मेशन बन जाती है, इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बन जाते हैं। ग्रेनुलोमा का मतलब है बहुत से सेल्स जो है ना वो कट हो जाते हैं, जिसमें आपके मैक्रोफेजेस, आपके डेड सेल, आपके बैक्टीरिया सारे जो है ना यहाँ पे इकट्ठे, इसको बोलेंगे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। इसी में आपका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बनेगा, जिसमें एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इसी में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी बनते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी बनते हैं। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 17 सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइटोकाइंस। तो टी हेल्पर 17 एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या एंटीजेंस, और टी हेल्पर 1 इंटरसेलुलर। तो इसमें सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आपके लैंगरहैंस सेल जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अगर यहाँ पे लैंगरहैंस सेल्स इन्वॉल्व हैं, अगर अंडर दी स्किन, अगर लैंगरहैंस सेल्स ने एंटीजन को प्रेजेंट किया, तो लैंगरहैंस सेल्स ये CD1A, ठीक है, ये CD1A रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एपीसी को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। और फिर वो मुख्तलिफ किस्म के इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 सिक्रीट करेंगे, जिससे मजीद रिक्रूटमेंट होगी सेल्स की और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अच्छा, अगर तो यहाँ पे हमने बात की ना, बाज़ औक़ात आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो ये एंटीजन बाहर से आने वाला एंटीजन, ये CD8 सेल को जाकर जो है ना वो एक्टिवेट हो करेगा, तो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, और ये डायरेक्ट किल कर देंगे बाय रिलीजिंग द परफोरिन और द ग्रेन्जाइम। ठीक है, ग्रेन्जाइम वगैरह सिक्रीट करेंगे। तो दिस इज द समरी ऑफ द टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। केस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन्वॉल्व होंगे, टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 17 सेल और CD8 सेल्स। ठीक है। तो ये सेंसिटाइज एंटीजन आया, सेंसिटाइज टी हेल्पर 1 सेल, इसके बाद एक्टिवेटर मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। What are the detrimental effect of the delayed type hypersensitivity reaction? मीन टाइप 4 के हमारे पास जो detrimental effect कौन से होते हैं? The initial response of the delayed type hypersensitivity is non-specific and is often result in the significant damage to the healthy tissue. क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये सिग्निफिकेंट डैमेज करता है आपके हेल्थी टिश्यू को। इन सम केसेस डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पांस कैन कॉज सच एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज दैट द रिस्पांस इटसेल्फ इज पैथोजेनिक। ये इतना ज्यादा टिश्यू डैमेज कर देता है कि वो रिस्पांस खुद जो है ना वो पैथोजेनिक कंडीशन कॉज कर लेता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, an accumulation of activated macrophages with lysosomal enzyme to destroy the healthy lung tissue. अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके अगेंस्ट जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, तो आपके एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की एक्यूमुलेशन और लाइसोसोमल एंजाइम्स के डिस्ट्रॉय से आपके हेल्थी लंग टिश्यू भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टिश्यू डैमेज इतना सीवियर हो जाता है कि वो खुद एक पैथोजेनिक कंडीशन काज कर लेता है।
Type 4 hypersensitivity reaction, which are mediated by the specifically sensitized T lymphocytes, can be divided into two basic types. हम पढ़ चुके हैं, direct cell mediated cytotoxicity and delayed type hypersensitivity. In direct cell mediated cytotoxicity, जैसा हमने डायग्राम में डिस्कस किया, in direct cell mediated cytotoxicity, CD8 cytotoxic T lymphocytes directly kill the antigen presenting target cells. ये डायरेक्ट किल करेंगे by producing enzymes and perforins. Cytotoxic T lymphocyte responses in viral infections can lead to tissue injury by killing infected target cells, even if the virus itself has no cytotoxic effect. कहते हैं अब जो cytotoxic T lymphocytes हैं, ये हमेशा वायरल इन्फेक्शन जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके अगेंस्ट जो है ना ये इफेक्ट होता है। तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है। इवन के वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ना, उसने कोई साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस ना भी किया हो, फिर भी ये साइटोटॉक्सिसिटी से उनको अफेक्ट करके उनको किल कर देगा। सम वायरसेस डायरेक्टली इंजर्ड इन्फेक्टेड सेल्स एंड आर सेड टू बी साइटोपैथिक, whereas the other non-cytopathic viruses do not. ठीक है, तो कुछ जो वायरसेस होते हैं वो डायरेक्टली इंजर करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, को हम साइटोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। अदर जो है ना वो नॉन साइटोपैथिक वायरसेस होते हैं जो डायरेक्टली आपके इंजर नहीं करते आपके सेल्स को, उनको नॉन साइटोपैथिक वायरसेस कहते हैं। Because cytotoxic T lymphocytes cannot distinguish between the cytopathic and non-cytopathic viruses, they kill all infected cells, regardless of whether the infection is harmful or not. तो आपके जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये साइटोपैथिक और नॉन साइटोपैथिक वालों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये हर किस्म के इन्फेक्टेड सेल्स को, हर किस्म के जो आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, whether वो इन्फेक्टेड हैं, वो हार्मफुल हैं या नहीं, उनको क्या करेंगे, किल करेंगे। दैट मीन्स कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली kills the viral infected cells. Either they are cytopathic or non-cytopathic. Cytopathic मीन कि जो आपको डायरेक्ट किल करते हैं, जो डायरेक्टली आपके इन्फेक्टेड सेल्स को इंजर करते हैं। नॉन साइटोपैथिक इफेक्ट जो डायरेक्टली आपके जो है ना वो सेल्स को इंजर नहीं करते, दोनों को साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स किल करते हैं। Delayed type hypersensitivity disorders may in delayed type hypersensitivity cells secrete immune regulatory and pro-inflammatory cytokines. इसमें immune regulatory और pro-inflammatory cytokines रिलीज होते हैं। Some of the cytokines promote differentiation and activation of macrophages. हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये differentiation और activation of macrophages करते हैं, that function as a phagocytic antigen presenting cell. Chronic delayed type hypersensitivity reaction lead to fibrosis as a result of the secretion of cytokines and growth factors by macrophages. तो fibrosis is the thickening and the scarring of the connective tissue को fibrosis कहते हैं। The best known type of the delayed type hypersensitivity reaction is the reaction of tuberculin skin test reaction. Tuberculin skin test reaction जिसको हम botox test भी कहते हैं, that is used for the identification or diagnosis of the TB, in which inactivated tuberculin are the purified प्रोटीन डिराइवेटिव, इसको पीपीटी बोलते हैं, इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन। हम स्किन में इसको इंजेक्ट कर देते हैं इनएक्टिव ट्यूबरकुलिन को, जिसको पीपीटी प्यूरिफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव होता है, उसको इंजेक्ट करेंगे। लोकल एरिया ऑफ द रेडनेस आर and in duration develop within 8 to 12 hours, reaching a peak in 24 to 72 hours. तो इसमें एक आपके पास व्हील फ्रॉम द स्किन टेस्ट, तो आपके पास एक स्कार बन जाता है, एक यहाँ पे रेडनेस अपीयर हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो ये एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जांपल है जो टाइप 4 में शो होती है। तो एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस पर्सन्स हैंड एग्जिबिट्स डिलेड कंटैक्ट डर्मेटाइटिस फ्रॉम द वेयरिंग ऑफ द latex surgical gloves. पॉइजन आईवी, इसके अलावा ओक है, इसके अलावा पॉइजन ओक है, आपके लेटेक्स ग्लव्स हैं। दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस जो है ना वो टाइप 4 की जो है कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। पॉइजन आईवी में एक किस्म केमिकल उसको बोलते हैं यूट्रोल, इसका केमिकल होता है जिसका केमिकल जो नाम होता है पेंटा डेकाकेटोल। पेंटा डेकाकेटोल मॉलिक्यूल होता है। ये स्किन प्रोटीन के साथ मिलके ये पूरा प्रोटीन बन गया, मीन कि अब कॉम्प्लेक्स एंटीजन बन गया। अब इस वक्त ये हेप्टीन है, ठीक है, ये हेप्टीन है, ये डायरेक्ट किलिंग नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर नहीं कर सकता। इसके साथ कौन मिला, स्किन प्रोटीन मिली। स्किन प्रोटीन और ये जो कैटकोल है पेंटा डेकाकेटोल, ये मिलके ये कंप्लीट एंटीजन बन गए।
ठीक है, पेंटा डेकार्बोकेटकोल मॉलिक्यूल कंबाइंड विद स्किन प्रोटीन, तो ये कंप्लीट एंटीजन है। अब इसके बाद ये जाएंगे दो प्रोसेस में, एक को होगा टी सेल सिंथेसाइजेशन स्टेप जो 7 से 10 दिन लेगा, जिसमें टी मेमोरी सेल्स और इम्यून रिस्पांस ट्रिगर होगा 1 से 2 दिन में, और फिर आपका जो है ना बाद में क्या बनेगा, आपका जो है ना इफेक्टिव फेज है, जेमिनी एक्टिव टी सेल डिजीज भी डेर्मेटाइटिस वगैरह काज हो जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। ये पहला फेज है जिसमें सेंसिटाइजेशन होती है, और ये इफेक्टिव फेज है जिसमें एक्शन फॉर्म होता है। तो कॉन्टैक्ट डेर्मेटाइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द डेर्मेटाइटिस ऑन आर्म या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। Type 4 hypersensitivity involve CD4 helper T cells, macrophages, cytotoxic T cell that are the CD8 T cells. अब इन सेल्स की वजह से कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज, जब CD4 से इन्वॉल्व होंगे तो कौन सी डिजीज होंगी, उसमें कौन से पैथोलॉजिकल फीचर्स होंगे, और कॉमन इंड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब CD4 सेल्स जिसमें CD4 टी हेल्पर सेल्स या मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं वो ट्यूबरकुलोसिस है और कोक्सीडियोमाइकोसिस है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, और कोक्सीडियोमाइकोसिस के लिए हम कोक्सीडियोडिन टेस्ट करते हैं। कोक्सीडियोडिन टेस्ट का दूसरा नाम स्फेरुलिन है, और ट्यूबरकुलिन को हम स्किन टेस्ट भी कहते हैं। इसके जो पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर्स हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बनता है। ग्रेनुलोमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें मैक्रोफेजेस होंगे, आपका ट्यूबरकुलोसिस सेल्स भी होगा, आपके इम्यून सेल्स भी होंगे। तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंड्यूरेशन हार्डनिंग ऑफ द स्किन, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूरेशन। तो कौन से फीचर्स हैं जो सॉरी कौन से एजेंट्स हैं जो CD4 सेल्स को ट्रिगर करते हैं और मैक्रोफेजेस को ट्रिगर करते हैं और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव बीमार होते हैं। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बैक्टीरियम और द फंगस, पीपीडी जिसको हमने प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का नाम दिया, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और कोक्सीडियोडिन और द स्फेरुलिन। तो ये वो एजेंट्स हैं जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव इन्वॉल्व होते हैं through the involvement of the CD4 helper T cells and the macrophages. अब साइटोटॉक्सिक T cells को कौन इन्वॉल्व करता है, और साइटोटॉक्सिक T cells भी CD8 T cells इनकी जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, इसमें प्रोराइटिक एग्जाम्पल है, और वेजिकुलर रैश है। ठीक है, प्रोराइटिक क्या होता है, प्रोराइटिक ये एक जो है ना स्किन में इची स्किन जब होती है, जिसमें अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग सेंसेशन दैट ट्रिगर्स द अर्ज टू स्क्रैच, तो इस कंडीशन को हम प्रोराइटिस कहते हैं। या वेजिकल रैश फॉर्मेशन भी हो सकती है। व्हाट इज वेजिकुलर रैश, तो वेजिकल रैश जो ये लेजन्स होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, वेजिकल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो 5 mm से लेस होता है। तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसमें CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पैथोलॉजिकल फीचर्स में प्रोराइटिक या वेजिकुलर रैश आते हैं, और इसका जो कॉमन इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो ऑयल ऑफ द पॉइजन ओक है, और पॉइजन आईवी है, टॉपिकल ड्रग्स हैं, सोप्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, ज्वेलरी में जो हेवी मेटल निकल हो गया, क्रोमियम हो गया या गोल्ड वगैरह, वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का बायस बनते हैं आफ्टर इन्वॉल्विंग द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसमें जो दूसरी डिजीज है वो है एरिथेमा मल्टीफॉर्म, स्टीवेंसन्स स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। टारगेट लीजन्स होते हैं, इसमें लीजन्स काज होते हैं, छोटे छोटे दाने बनेंगे। हर्पस सिम्प्लिक्स वायरस वन इसकी एजेंट है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एजेंट है, और सल्फोनामाइड ड्रग इसका एजेंट है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन is also is a type 4 hypersensitivity which involve the cytotoxicity cells। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है उसमें CD4 सेल भी इन्वॉल्व होते हैं और CD8 सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों का अपना मैकेनिज्म है, इन दोनों का अपने पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं, इन दोनों का कॉमन इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं। Now have a look at the summary of the 4 types of hypersensitivity। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी हैं, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। और हर हाइपरसेंसिटिविटी का अपना नेम है। टाइप 1 को हम एनाफिलेक्टिक शॉक भी कहते हैं, इसको हम एटोपिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, और टाइप 4 को डिलेट टाइप। एंटीबॉडीज की बात करें तो टाइप 1 में IgE एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, और ये IgE एंटीबॉडीज फिक्स होती हैं टू द मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप 1 में IgE एंटीबॉडीज एंड दीज आर द फिक्स टू द मास्ट सेल
आर द बेसोफिल सेल। जबकि टाइप 2 की एंटीबॉडीज आईजीजी या आईजीएम होती हैं और ये एंटीबॉडीज फ्री होती हैं। जबकि टाइप 3 में आईजीजी और आईजीएम ये भी फ्री होती हैं और टाइप 4 में कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन इसमें एक्सोजीनियस होगी और फ्री होगी। देखिए, जब एंटीबॉडीज बाइंड होगी तो एंटीजन फ्री होगी, एक्सोजीनियस एक्सटर्नल एंटीजन होगी। जबकि टाइप 2 में एंटीजन जो है वो सेल सरफेस भी हो सकती हैं, ये एंडोजेनियस भी हो सकती हैं। एंडोजेनियस होती है मेनली, ठीक है, और फिक्स होती है। तो टाइप 1 में एंटीबॉडी फिक्स, एंटीजन फ्री। टाइप 2 में एंटीजन फिक्स होती है और एंटीबॉडी फ्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीजन होती है वो एक्सोजीनियस एक्सटर्नल होती हैं और यहाँ पे टाइप 2 में जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की जो एंटीजन होती हैं वो एंडोजेनियस होती हैं और फिक्स होती हैं। यहाँ पे एंटीजन फिक्स होंगी, एंटीबॉडी फ्री होंगी, और यहाँ पे एंटीबॉडी फिक्स होंगी, एंटीजन फ्री होंगी, और एंटीजन एक्सटर्नल होंगी, यहाँ पे एंटीजन इंटरनल होंगी। अगर टाइप 3 की एंटीजन की बात करें तो दीज में भी द एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस होती हैं, ठीक है। ये एंडोजीनियस भी हो सकती हैं और एंडोजीनियस हो सकती हैं। मेनली दीज आर द सॉल्युबल और या फ्री फॉर्म में भी आपको मिलती हैं। टाइप 4 की जो एंटीजन है ये टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं। इसमें ये भी इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि कुछ वायरसेस तो मेनली ये टिश्यू और ऑर्गन, जिस तरह टिश्यू हम ग्राफ्ट में या ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन की जो एग्जांपल टाइप 4 की एग्जांपल है, तो पॉइजन आइवी है, ओक है, सोप्स हैं, रेजन्स हैं, निकल और ज्वेलरीज हैं। तो ये कंडीशंस हैं जो टाइप 4 के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। तो टाइप 4 के ये एंटीजन्स होते हैं। रिस्पांस टाइम की बात करें तो 15 to 30 मिनट्स इमीडिएट है, मिनट्स टू आवर्स, 3 to 8 आवर्स और 48 to 72 आवर्स। अपीयरेंस की बात करें कि इसमें अपीयरेंस या इसकी जो फर्स्ट जो सिम्टम्स वो कैसे अपीयर होते हैं, तो व्हील एंड फ्लेयर टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। व्हील एंड फ्लेयर टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब है एक इसमें एरिथेमा होता है, रेडनेस होती है, और इसमें स्वेलिंग होती है। जब स्वेलिंग और रेडनेस हो जाए तो इसको हम व्हील एंड फ्लेयर टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। टाइप 2 में लाइसिस और नेक्रोसिस होता है, ब्रेकडाउन, सडन डेथ होती है। एरिथेमा रेडनेस, एडेमा स्वेलिंग और नेक्रोसिस ब्रेकडाउन। एरिथेमा इन ड्यूरेशन, ये आपके टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी की जो अपीयरेंस है। एरिथेमा मीन वही रेडनेस होगी और ड्यूरेशन मीन हार्डनिंग और थिकनिंग होगी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें मेनली जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसोफिल सेल्स, एसिनोफिल सेल्स इन केस ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट द पैरासाइट्स, और मार्स सेल्स। जबकि इसमें टाइप 2 की हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें कंप्लीमेंट एंड द न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफर्ड विद द एंटीबॉडी से ट्रांसफर होती है, और एंटीबॉडी से ट्रांसफर होती है, और इसमें भी एंटीबॉडी, जबकि इसमें टी सेल्स, जो कि टाइप 4 में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जाम्पल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एलर्जिक, एस्थमा, है फीवर, राइनाइटिस। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने कंजक्टिवाइटिस की एग्जांपल डिस्कस की है, वो सारी टाइप 1 में आती हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, गुड पास्चर नेफ्राइट, गुड पास्चर सिंड्रोम बोलते हैं इसको, या गुड पास्चर नेफ्राइटिस टाइप 2 की एग्जांपल्स में आएगी। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, फार्मर्स लंग डिजीज टाइप की एग्जांपल्स में आएंगी। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, पॉइजन आइवी और गिनुलोमा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। तो इस स्लाइड में हमने जो हमारे पास 4 टाइप्स की हाइपरसेंसिटिविटी है उनको हमने डिफरेंशिएट किया है। टाइप 1 को हम इमीडिएट भी कहते हैं, एनाफिलैक्टिक भी कहते हैं, ये मिनट्स में होती है। सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस, अर्टिकेरिया, जिसको हाइव्स कहते हैं, एस्थमा, है फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, फूड एलर्जी, नट्स, शेलफिश, एग्स, ड्रग एलर्जी स्पेशली पेनिसिलिन, एक्जिमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, बी venom, latex gloves, or angioedema. So these are the examples of the common clinical manifestation of the diseases of the type 1. अब टाइप 2 को हम एनसाइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं, R2 डेज लगते हैं, हेमोलिटिक एनीमिया एग्जांपल है, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबियो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जैसे हमने डिस्कस किया, रिमेटिक फीवर, गुड पास्चर सिंड्रोम। तो टाइप 3 जिसको इम्यून कम्प्लेक्स कहते हैं, 2 to 3 वीक्स में इसका ड्यूरेशन है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पोस्ट
स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलाइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, सीरम सिकनेस, हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस जिसको फार्मर्स लंग्स कहते हैं। टाइप 4 को 2 to 3 डेज में ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है और उसको डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, पॉइजन ओक, आइवर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट रिएक्शन, ड्रग रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एरिथ्रेमा मल्टीफॉर्म। तो पहले जो क्लिनिकल फैक्टर्स जो पहले किसी स्लाइड से हमसे रह गए हैं एग्जांपल्स में, उन सब को हमने हर एक में अलग-अलग प्लेस किया है कि टाइप 1 के कौन से मैनिफेस्टेशंस हैं, टाइप 2 की कौन सी डिजीज होती हैं, टाइप 3 की और टाइप 4 की। टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होती है। टाइप 2 IgG मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, IgM भी इन्वॉल्व होते हैं। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं और जाकर टिश्यू में हैं, उसके अगेंस्ट फिर आपका इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है। और टाइप 4 सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है। डायग्राम से देखेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलर्जन आएंगे, एलर्जन स्पेसिफिक IgE है, जब इसके साथ ये बाइंड करेंगे क्रॉस लिंक होगा तो आपके मास से जब बेसोफिल सेल की डिग्रेडेशन होगी, जब जहाँ जहाँ जाएंगे रिसेप्टर्स को तो वेजोडाइलेशन और ये सारे जो फैक्शंस हैं इसके वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन और मसल कंट्रैक्शन, ये सारी प्रॉब्लम करेंगे। टाइप 2 की हमने बात की थी कि इसमें आपका जो एंटीजन होता है वो फिक्स होता है और एंटीबॉडी जो है वो फ्री होते हैं। लेकिन जब देखें यहाँ पे एंटीबॉडीज फिक्स हैं और एंटीजन फ्री हैं, जब यहाँ पे क्या है एंटीजन फिक्स है, ये जो फिक्स लगे हुए सरफेस पे ये एंटीजन है और एंटीबॉडीज क्या है यहाँ पे फ्री है। तो एंटीबॉडी आकर के साथ क्या बन जाएगी, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा और इसके अलावा फिर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके अदर सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। टाइप 3 में इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे, इम्यून कम्प्लेक्स जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे आपकी मेम्ब्रेन में और उसके अगेंस्ट आपके कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा। टाइप 4 में आपके मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन हो जाएगी बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। इसमें सेंसिटाइज डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी जो सेल्स होते हैं, हाइपरसेंसिटिव जो सेंस डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी में सेंसिटाइज्ड सेल्स होते हैं। जब ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे तो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे और ये मैक्रोफेजेस फिर टाइप 4 में इन्वॉल्व होंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ समरी के तौर पर आपके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन। एंटीजन इंड्यूस क्रॉस लिंकिंग ऑफ द IgE एंटीबॉडी एंटीबाउंड टू द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल विद रिलीज ऑफ द वेजोएक्टिव मीडिएटर्स। तो इसमें एंटीजन फ्री होती हैं, एंटीबॉडीज बाउंड होती हैं किस सेल पर, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल पर। तो एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन मीडिएट सेल डिस्ट्रक्शन वाया कंप्लीमेंट एक्टिवेशन आर द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें एंटीजन क्या होती हैं, फिक्स होती हैं और एंटीबॉडीज फ्री होती हैं, उसके अगेंस्ट वो जाकर कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करती हैं या खुद एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी फॉर्म करती हैं। टाइप 3 में एंटी एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, डिपॉजिटेड होते हैं वेरियस टिश्यूज में, इंड्यूस कंप्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इंश्योरिंग inflammatory response mediated by the massive infiltration of neutrophils. Type 4 में sensitized delayed type hypersensitivity cell release cytokines that activate macrophages or cytotoxic T cells which mediate direct cellular damage. Typical manifestation include the बात कर चुके हैं systemic anaphylaxis, localized anaphylaxis such as a hay fever, asthma, hives, allergy, eczema. Typical manifestation include the blood transfusion reactions, erythroblastoma fetalis, and autoimmune hemolytic anemia. Typical manifestation include the localized arthritis reaction and the generalized reactions such as serum sickness, necrotizing vasculitis, glomerulonephritis, rheumatoid arthritis और systemic lupus erythematosus। तो ये सारे रिएक्शन में सारी बातें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। Typical manifestation include the contact dermatitis, tubercle lesions and the graft rejection। तो ये सारी जो ये पॉइंट ये सारे एग्जांपल्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इसका जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं या एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं और ये इसकी डायग्राम है। तो ये सारी जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको जो है ना मजीद समराइज। इमीडिएट में और डिलेड में क्या फ़र्क है? इमीडिएट अपीयर्स एंड रिसीड्स क्विकली, इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है। अपीयर स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर, ये इसकी अपीयरेंस भी स्लो होती है और इसका जो इफेक्ट भी होता है वो भी लॉन्गर टाइम तक होता है। इंड्यूस्ड बाय एंटीजन्स आर हेप्टिन्स बाय एनी रूट, ये एंटीजन इसको इंड्यूस करते हैं या कोई भी हेप्टिन इसको इंड्यूस करता है। जबकि इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन, इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इंट्राडर्मल और विद एडजुवेंट्स और बाय द स्किन कंटेक्ट।
तो दीज आर डिफरेंट इंड्यूसर्स। इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, या इंट्राडर्मल कोई एंटीजन आप देते हैं, या कोई एडजुवेंट के साथ, या कोई स्किन कांटेक्ट किसी चीज के साथ होता है, तो वो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी का बायस बनते हैं। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज में भी एब्सेंट एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती टाइप 4 में। एंटीबॉडी मेटर रिएक्शंस टाइप 1 2 3 चूंकि तीनों इमीडिएट हैं, तो इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। सेल मेटर रिएक्शंस में सेल इन्वॉल्व होते हैं, CD4 टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल और मैक्रोफेजेस। पैसिव ट्रांसफर पॉसिबल विद सीरम, चूंकि इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, तो एंटीबॉडी जब इन्वॉल्व होती है वो पैसिव ट्रांसफर में, पैसिव ट्रांसफर हमेशा एंटीबॉडीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कैन नॉट बी ट्रांसफर विद द सीरम बट कैन बी ट्रांसफर बाय द लिम्फोसाइट। इसमें चूंकि सीरम से ट्रांसफर नहीं होता, चूंकि सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, तो ये लिम्फोसाइट इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। डिसेंसिटाइजेशन इजी, डज नॉट लास्ट लॉन्ग, डज नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इसमें हम डिसेंसिटाइजेशन जो है ना इजी है, इसको हम डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, इस इतना लॉन्ग इफेक्ट इसका नहीं होता। डिसेंसिटाइजेशन डिफिकल्ट बट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन इजी है लेकिन डज नॉट लॉन्ग लास्ट, तो ये डिसेंसिटाइजेशन लॉन्ग टाइम तक जो है ना वो उसका इफेक्ट नहीं होते, जबकि डिसेंसिटाइजेशन थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी को अगर हम इसका न्यूमेरिक्स देखें तो एसिड से हम इसको याद कर सकते हैं। ए इस फॉर एसिड का जो ए है ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए हाइपरसेंसिटिव इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको टाइप 1 कहते हैं। सी साइटोटॉक्सिक टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। आई इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, और डी डिलेट सेल मेटर हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। तो एसिड इज द निमोनिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द hypersensitive reaction. A is for allergic or immediate type 1, cytotoxic type 2, immune complex type 3 और delayed type 4। तो मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं कि आईजीई मास्ट सेल पर बाइंड होंगी और इसमें डिग्रेडेशन होंगी, और बी स्टिंग और पीनट्स वगैरह इसका बायस बन सकते हैं। आईजीजी भी इन्वॉल्व होती हैं, आईजीएम इन्वॉल्व होती हैं। हेमोलिटिक एनीमिया, आरबीसीज और हेमोलिटिक एनीमिया इसकी एग्जांपल है। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जब टिश्यू पर डिपॉजिट करेंगे तो इससे रैश अपीयर होंगे, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और टी सेल्स ब्लिस्टिंग रैश। Have a look at the MCQs based on this unit has been asked in the previous papers. Question number 1 is which of the following statement is true about the IgM of humans? अब IgM of human के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इनमें से? IgM कैन क्रॉस द परसेंटा, नो। IgG कैन क्रॉस द परसेंटा, IgM परसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। IgM कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस, नो। म्यूकोसल सरफेस की प्रोटेक्शन के लिए IgA होती हैं जिसको हम सिक्योरिटी एंटीबॉडीज कहते हैं। IgM इज प्रोड्यूस बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा, हाई एफिनिटी हमेशा IgG होती है। तो IgM इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन, यस इसलिए जवाब ठीक है। IgM इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज ड्यू टू। अब एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिसिटी है वो किस वजह से है कि हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है। तो इसकी मेन रीजन है कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड द लाइट चेन। तो लाइट चेन का हैवी और लाइट पोर्शन जो है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, वो रिस्पांसिबल होता है फॉर द स्पेसिफिसिटी। हैंड वॉशिंग इज एन एग्जांपल ना, तो हैंड वॉशिंग जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे ये मेडिकल एसेप्सिस की एग्जांपल है। विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज नोन एज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड टाइप हमें टाइप 4 को कहते हैं, जिसको हमने एसिड में डी जो आया था दैट इज द डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स और आरबीसीज हैं। तो जनरली ये बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब जहाँ पे चूंकि प्लाज्मा का नाम नहीं दिया हुआ, अगर प्लाज्मा दिया तो फिर हम प्लाज्मा को स्पेसिफिक कर देते। तो एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। अगर ये सब दिए हो साथ प्लाज्मा दिए फिर प्लाज्मा आएगा। When the immune system simply overreacts and to an antigen, it is called as। तो जब कोई भी immune system overreact करता है, डैमेज करता है, that is the hypersensitivity। Immediate type hypersensitivity reaction are, तो immediate में ये तीनों आएंगे, type 1, type 2 और type 3, ये तीनों immediate type of hypersensitivity, तीनों में antibodies involve होती हैं। The production of antibody is the body dash line of defense। तब antibody कौन सा line of defense है? थर्ड line of defense है। Which of the following is immunoglobulin is present in secretions? IgA is involved in the secretions. Thank you so much. So this is all about the unit number 5 hypersensitivity हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने
स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिस्पांस और नॉन स्पेसिफिक। तो ये सारा यूनिट हमने 4 पार्ट्स में जो है ना वो कवर किया है। पहले पार्ट में हमने नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस डिस्कस किए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को, फिर हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया, फिर हाइपर सेंसिटिविटी के पार्ट 1 में हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस किया बहुत डिटेल से, और फिर टाइप जो 4 है, टाइप 4 जो है उसमें हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 और बाकी इनकी समरी डिस्कस की है। तो बाकी आपको लेक्चर पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन फॉर मोर लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।